Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 25th December 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of November 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Kisan Divas and its significance in this particular year 2020. And this topic is important from our syllabus paper 4 agriculture point of view. सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो देखिए, हर साल हमारे देश में किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, यानी कि द डे बिफोर यस्टरडे किसान दिवस वाज सेलिब्रेटेड, और ये हर साल मनाया जाता है। ज़रा समझते हैं कि इस किसान दिवस को मनाने के पीछे की हिस्ट्री क्या है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन ऑर्डर टू रिमेंबर कॉमेमोरेट चौधरी चरण सिंह, हु वॉज आवर 5th Prime Minister, and he remained Prime Minister only for about 1 year from 1979 to 1980. And in 2001, the government decided to celebrate this particular day, that is the birthday of Chaudhary Charan Singh, as Farmers Day या किसान दिवस की तरह इसको मनाने का फैसला लिया गया। अब इस पर्टिकुलर ईयर किसान दिवस इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है? वैसे तो ये हर साल आता था, लेकिन ये पर्टिकुलर जो किसान दिवस है 2020 का, इट हैज़ कोइंसाइडेड विथ द फार्मर्स प्रोटेस्ट गोइंग ऑन इन दिल्ली एंड एरियाज अराउंड। आपको तो पता ही है कि पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स दिल्ली और आसपास के एरिया का घेराव करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट 3 फार्मर बिल्स दैट इज़ रिपोर्टेडली अगेंस्ट द फार्मर्स इंटरेस्ट, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस कारण से इस बार इसको बहुत ज़्यादा कवरेज मिला है, और बहुत ज़्यादा जब ये न्यूज़ में आया है तो चांसेज हैं कि इससे रिलेटेड हमारे प्रीलिम्स या मेंस में सवाल भी पूछ लिया जाएगा। तो अब जरा समझते हैं चौधरी चरण सिंह जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में कि क्या क्या उनके इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है रिगार्डिंग फार्मर्स बेनिफिट। तो ब्रिटिश एरा के टाइम में ही इन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट लॉ लेकर के आए थे। देखिए, ही इज ए लीडर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के फार्मर्स के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है इवन इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। ब्रिटिश सरकार के टाइम में उन्होंने 1939 में एक बिल बनाने में का सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। वो था लैंड यूटिलाइजेशन बिल, और दूसरा था डेट रिडेम्पशन बिल। दोनों ही लॉ बिल 1939 में लाए गए थे। जो लैंड यूटिलाइजेशन बिल था, इसके हिसाब से लैंड की ओनरशिप जो उस लैंड पे एक्चुअल में खेती कर रहा था उसको देने की बात कही गई थी। ऑफ कोर्स देयर वर सर्टेन कंडीशंस, उसको पूरा जाने की ज़रूरत नहीं कि क्या क्या कंडीशंस पूरे किए जाएं तो ही जाकर के एक्चुअल टीलर्स को वो लैंड मिलेगा। मतलब देखिए कैसा होता है कि कुछ एक ज़मींदार होते हैं जो उस लैंड पे कभी खेती नहीं करते, कभी काम नहीं करते, और कुछ एक लैंडलेस वर्कर होते हैं जो एक्चुअल टीलर्स होते हैं, जो उस खेत पे सच में काम करते हैं। तो ये एक बड़ा ही डिस्प्रोपोर्शनेट सा रिलेशन है। जो काम करता है वो ओनर नहीं होता, और उसको उसका प्रोडक्शन का काफ़ी मीगर अमाउंट, लेस अमाउंट मिलता है। तो इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की गई थी इन दिस बिल, लैंड यूटिलाइजेशन बिल, और इस बिल के हिसाब से जो एक्चुअल टीलर था उसको ओनरशिप या प्रोप्राइटरशिप देने की बात की गई थी। दूसरा था डेट रिडेम्पशन बिल इन 1939। इसके हिसाब से जो फार्मर्स थे उनके ऊपर जो भी डेट थे मनी लेंडर्स के, उसको ख़त्म करने की बात की गई थी, टू गिव रिलीफ टू द पीजेंट्स फ्रॉम मनी लेंडर्स। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बिल हैं। इसी कारण से चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का नेता माना जाता था, और इसी कारण से उनके बर्थडे को किसान दिवस की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आज के आर्टिकल में दिया हुआ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हु इज़ फार्मर। हम फार्मर्स तो बोलते रहते हैं कि किसान है, उसके वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहिए। तो अब ज़रा देखते हैं कि क्या किसान की कोई टेक्निकल डेफिनेशन है। आपको पता चलेगा कि देयर इज़ नो टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ फार्मर हु शुड बी कॉल्ड फार्मर। देयर इज़ एम्बिग्विटी ओवर द डेफिनेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? देखिए, एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कौन लोग एग्रीकल्चरलिस्ट हैं या फार्मर हैं उसको डिफाइन नहीं कर सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को डिफाइन करना होगा कि उनके स्टेट में कौन रियल सेंस में फार्मर है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट दो हैज़ नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हु आर फार्मर्स,
क्लियर कट नहीं बताया कि कौन फार्मर है, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट में है। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एक ऐसे स्कीम्स हैं जिससे मदद से हम समझ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन लोगों को फार्मर्स की तरह ट्रीट करती है। तो जैसे एग्जांपल के लिए पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान स्कीम में आपको पता है कि फार्मर्स को कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है और 2,000 रुपये का एवरी 4 मंथ। तो ये जो पीएम किसान स्कीम है, इसके अंतर्गत उन सारे लोगों को फार्मर्स की तरह कंसीडर किया गया है जिनकी कुछ भी एक लैंड है, मतलब थोड़ी सी भी अगर ज़मीन है उस पर अगर आप खेती करते हैं तो यू आर अ फार्मर अकॉर्डिंग टू पीएम किसान स्कीम। तो मुद्दा ये है कि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसी कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन नहीं कर सकती कि कौन किसान कहा जाएगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स। उन स्कीम्स में अगर आप डेफिनेशन देखें तो आपको पता चलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोर और लेस उन लोगों को किसान की तरह ट्रीट करती है जिनके पास कुछ एक एग्रीकल्चरल लैंड है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज़ द इशू विद दिस डेफिनेशन? दिस डेफिनेशन इज़ क्वाइट नैरो। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर या उससे एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, बट उनको एग्रीकल्चरलिस्ट या फार्मर की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल फिशरमैन, फॉर एग्जांपल लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स, फॉर एग्जांपल वो लोग जो खेतों में काम करते हैं, उन सारे लोगों को फार्मर्स की तरह काउंट नहीं किया जाता। और इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है कि फार्मर्स वेलफेयर के लिए जो भी स्कीम चलाई जाती है उस स्कीम के बेनिफिट नेट में ये लोग नहीं आ पाते हैं। और इसी कारण से 2007 में एक कमीशन बनाई गई थी, नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स। दिस कमीशन वाज हेडेड बाय साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन, और उन्होंने रेकमेंड किया था कि द टर्म फार्मर विल रेफर टू अ पर्सन एक्टिवली इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड प्रोड्यूसिंग अदर प्राइमरीली एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। तो रादर दैन डिफाइनिंग फार्मर्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंड होल्डिंग, कि अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है तो आप फार्मर्स कहे जाएंगे, रादर दैन डिफाइनिंग इट दैट वे, MS स्वामीनाथन साहब ने कहा था, सजेस्ट किया था कि सरकार को उन सारे लोगों को फार्मर्स की तरह ट्रीट करना चाहिए जो एग्रीकल्चर या एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, या तो खेती करते हैं या तो फिर कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगाते हैं या फिशिंग एक्टिविटी, ये एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, तो उनको फार्मर्स की तरह ट्रीट करना चाहिए। इससे होता क्या कि ये जो लैंडलेस वर्कर्स हैं उनको भी फार्मर्स की तरह ट्रीट किया जाता है और उनको भी इन सारे तरह के गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स जो फार्मर्स के लिए चलाई जाती हैं उसका बेनिफिट मिल पाता, जो अभी तक इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। The next article is taken from national segment. It is about Sokar wetland complex that has been recognized as 42nd Ramsar site from India. This topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. सो करंट न्यूज़ क्या है वो ज़रा समझते हैं। तो देखिए, सोकर वेटलैंड, इसको लिखते हैं TSO लेकिन पढ़ते हैं सो, और ये जो सो वर्ड है इट एक्चुअली मीन्स लेक इन लद्दाख। तो जब हम बोलते हैं सोकर मतलब है इसका कर लेक। वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इन लद्दाख has been recognized as 42nd Ramsar site, and this one will be the second Ramsar site from Union Territory of Ladakh. जो पहला है वो है सो मरारी लेक फ्रॉम लद्दाख एरिया विच इज़ रामसार साइट फ्रॉम लद्दाख। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये लद्दाख एरिया है, यहाँ पे ऑलरेडी ये जो सो मरारी लेक है इसको रामसार साइट की तरह काउंट किया जा चुका है। और अब ये जो करंट न्यूज़ है कि हाल फिलहाल में ये सोकर लेक एरिया और वेट कॉम्प्लेक्स एरिया को अब रामसार साइट की तरह रजिस्टर कराया गया है। तो ये सोकर बेसिन के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। इट इज़ ए हाई अल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ऑफ कोर्स इट इज़ एन हाई अल्टीट्यूड, ये पूरा का पूरा एरिया ही हाई अल्टीट्यूड एरिया है। हिमालय का ये ट्रांस हिमालयन एरिया है, तो ऑफ कोर्स इसकी हाइट लगभग 4000 से 5000 मीटर है, जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया कहा जाएगा। तो दे आर हाई ऑल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, और इसी कारण से यहाँ पर ज़्यादातर जो वेटलैंड होते हैं वो सॉल्टी होते हैं। और ये जो पर्टिकुलर सोकर वेटलैंड एरिया है, वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, ये ओवरऑल इट्स अ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर 2 वाटर बॉडी हैं। नॉर्थ साइड में जो वाटर बॉडी है उसका नाम है सोकर लेक इटसेल्फ। देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, सोकर वाटर कॉम्प्लेक्स। ये सोकर वाटर कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 वाटर बॉडी हैं। नॉर्थ साइड में है सोकर लेक, तो सोकर वाटर कॉम्प्लेक्स के अंदर ही लेक का नाम है सोकर लेक, और सोकर लेक नॉर्थ साइड में है और वो हाइपर सलाइन है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। लेकिन साउथ साइड में एक छोटा सा लेक है जिसका नाम है स्टार्ट सपुक
लेक या स्टार्ट सपुक सो दैट इज़ फ्रेश वाटर लेक। तो साउथ साइड में है स्टार्ट सपुक लेक दैट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक। इस बात का याद ध्यान रखेंगे। दिस सोकर लेक इज़ इन द चांगथांग रीजन ऑफ लद्दाख। जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि सो मोरारी लेक से ये जो सोकर वेट कॉम्प्लेक्स है, वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा नॉर्थ साइड में है। इस तरह के सवाल यूपीएससी अक्सर पूछ लेता है। उसके अलावा ये जो सोकर लेक है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया एज वेल अकॉर्डिंग टू बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। एक्चुअली इसको A1 कैटेगरी में रखा गया है इन बर्ड लाइफ एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो इन सारी बातों का पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे। अब जरा रामसार कन्वेंशन के बारे में भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी दैट वाज साइंड इन 1971 इन रामसार विच इज़ इन ईरान। दिस ट्रीटी केम इनटू फोर्स इन 1975। इस ट्रीटी का मेन पर्पस ही था कि दुनिया भर के इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए जाए। इंडिया ज्वाइंट रामसार इन 1982 और रामसार कन्वेंशन ने एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका नाम है ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट। ये नाम आप याद रखेंगे लेकिन इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने का कोई स्कोप है नहीं। आप वेटलैंड देखते ही समझ जाएंगे कि रामसार कन्वेंशन से जुड़ा हुआ होगा। देखिए, हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल भी किया गया था और इस साल के वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम था वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। अब अगर एपीएससी का एग्ज़ाम 2 फरवरी से पहले हो जाता है तो ये थीम याद कर लेना। अगर लेट हो जाता है, मार्च अप्रैल में होता है, तो फिर क्या करेंगे कि 2021 वाला थीम याद करेंगे। जब 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे होगा तो फिर नया थीम आएगा, तो 2021 वाला थीम हम याद करेंगे। और यूपीएससी वालों को इस साल का थीम याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब जून में पीटी होगा तो आप 2021 वाला ही थीम याद करना। अब कुछ और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं रामसार कन्वेंशंस के बारे में। देखिए, रामसार के अंदर बहुत सारे वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई किया गया है जिनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, लेकिन रामसार लिस्ट के अंदर ही एक और लिस्ट बनाई जाती है जिसका नाम है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। दिस रिकॉर्ड और अ लिस्ट, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इज ए काइंड ऑफ लिस्ट ओनली दैट इज विद इन रामसार लिस्ट ओनली। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर उन सारे वेटलैंड्स को कैटेगराइज किया जाता है जो थ्रेट में है, जिनकी इकोलॉजिकल नेचर लगातार बदल रही है, जिनके ओवरऑल इकोसिस्टम पे किसी न किसी तरह का खतरा है। और इंडिया के अंदर वैसे तो 42 रामसार साइट्स हैं, लेकिन हमारे देश में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में बस 2 ही वेटलैंड्स हैं। वन इज़ किलियोदियो घाना और किलियोदियो नेशनल पार्क इन राजस्थान एंड सेकेंड इज़ लोकटक लेक इन मणिपुर दैट आर पार्ट ऑफ मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। उसके अलावा वेटलैंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हैं और इन्फॉर्मेशन हैं, उसको भी देख लेते हैं, हमारे मेंस आंसर राइटिंग में काम आएंगे। हमारे देश में लगभग 7 लाख वेटलैंड्स हैं और 1.6 करोड़ हेक्टेयर एरिया हैं वेटलैंड्स के। 4.6% ऑफ इंडियाज़ एरिया आर वेटलैंड्स ओनली। वेटलैंड्स को मैनेज करने का, रेगुलेट करने का जो रूल है वो है अंडर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2017। देखो, इस बात को जरा ध्यान से समझना। यूपीएससी में इससे रिलेटेड सवाल ऑलरेडी आ चुका है तो 2019 पीटी में, तो अब मुझे उम्मीद है कि यूपीएससी में तो रिपीट होगा नहीं लेकिन एपीएससी में जरूर आएगा। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 के हिसाब से वेटलैंड को कंजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने की पूरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई है, स्टेट लेवल बॉडीज़ को दे दी गई है। इस पे ध्यान इसलिए देना है क्योंकि इसके पहले जो रूल था वेटलैंड को मैनेज करने के लिए उसका नाम था वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 और वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 के हिसाब से वेटलैंड को कंजर्व करने का और मैनेज करने की जिम्मेदारी दी नेशनल वेटलैंड कमेटी को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी को। लेकिन ये जब रूल बदला गया 2017 में तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की बॉडीज़ को दे दी गई है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसको प्रॉपर डिसेंट्रलाइज किया गया है वेटलैंड मैनेजमेंट के प्रोविजंस को। इस कारण से इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर केयर नहीं कर रही है वेटलैंड्स का। उसके अलावा पावर टू नोटिफाई वेटलैंड नाउ आल्सो हैज बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। अर्लियर इट वाज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो एपीएससी वाले स्टूडेंट्स इसका ध्यान रखेंगे। यूपीएससी में तो ऑलरेडी ये सवाल आ चुका है। इस टॉपिक के बेसिस पे आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economy segment. It talks about Keynes energy. अब
winning arbitration against Indian government. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So समझते हैं, बैकग्राउंड समझते हैं. देखिए हमारे देश में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में ऑन कैपिटल गेन टैक्स रिगार्डिंग मर्जर एंड एक्विजिशंस सिंस 1962. सरल शब्दों में बोले, पहले भी हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मतलब डिस्कस कर चुके हैं जब हमने वोडाफोन केस डिस्कस किया था. रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस का सरल सा मतलब है कि आज कानून बना करके इसको इम्प्लीमेंट किसी बैकवर्ड डेट से, बैक डेट से किया जाए तो उसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉ. फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख है 25 दिसंबर 2020, लेकिन आज मैं कोई कानून बनाऊँ और मैं बोलूँ कि ये कानून जो है वो 2010 से लेकर के अभी तक के जितने भी केसेज हैं उन पे एप्लीकेबल होगा, तो उस कानून को हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉ. और भारत सरकार ने इस तरह का एक लॉ लाया था 2012 में, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ रिगार्डिंग टैक्सेशन, जिसमें कैपिटल गेन टैक्स पे, कैपिटल गेन टैक्स तो आप जानते ही होंगे, जब भी कोई कैपिटल ट्रांजैक्शन होता है तो उसके दरमियान जब कोई गेन होता है, प्रॉफिट होता है, जो भी ट्रांजैक्शन करने वाला पर्सन है या एंटिटी है, तो उसको जो कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स देना होता है. कैपिटल गेन अक्सर मर्जर एंड एक्विजिशंस के टाइम में होता है. मेरी एक कंपनी है 50 लाख की, मैंने उसको 70 लाख में बेच दिया, तो देयर विल बी ए कैपिटल गेन ऑफ 20 लाख, उस पर मुझे टैक्स देना होगा. तो भारत सरकार ने 2012 में रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से कानून लाया और कहा कि जिस तरह इतने जो भी कैपिटल गेन हुए हैं उन पे टैक्स लगेगा सिंस 1962. अब इसमें कई सारे मर्जर एंड एक्विजिशंस के केसेज इसमें आ गए. फॉर एग्जांपल, करंट केस है केन एनर्जी का. तो केन एनर्जी एक्चुअली यूके बेस्ड कंपनी है, उसकी पेरेंट कंपनी है केन यूके होल्डिंग, और उसकी सब्सिडरी इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ केन एनर्जी. जो मेन पेरेंट कंपनी है वो है केन एनर्जी, उसकी सब्सिडरी है केन यूके होल्डिंग. आपको इतना डिटेल में जानना नहीं है, आप बस इतना समझो कि जब इस कंपनी ने, केन एनर्जी ने, इंडिया में पब्लिक लिस्टिंग की खुद को, तो उसको 24,000 करोड़ का फायदा हुआ. दिस 24,000 करोड़ कैन बी कंसिडर्ड एज कैपिटल गेन. 2006-7 में था, उस टाइम में ये लॉ था नहीं. फिर 2011 में इस कंपनी ने अपने लगभग ज़्यादातर शेयर 58% शेयर्स बेच दिए वेदांता ग्रुप को, और खुद के शेयर्स इसके बस 9.8% रह गए. उस प्रोसेस में भी इसको कुछ कैपिटल गेन हुआ. तो ये दो चीज़ें हो गई 2006 में और 2011 में. 2006 में इस कंपनी ने पब्लिक लिस्टिंग की, 2011 में इसने अपने मेजॉरिटी शेयर्स बेच दिए वेदांता ग्रुप को, उससे भी इसको कुछ कैपिटल गेन हुआ. तो इन दोनों प्रोसेस में इसको कैपिटल गेन हुआ. 2012 में भारत सरकार ने ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ लगा करके इस कंपनी के ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर दी. कहा कि आपकी ये जो दो ट्रांजैक्शंस हैं इस पे आपको टैक्स देना होगा, और टोटल जो टैक्स क्लेम था दैट वाज ₹10,247 करोड़ की. इतना टैक्स अब आपको देना होगा ऑन दीज टू ट्रांजैक्शंस. तो फिर आगे क्या हुआ, ध्यान से देखिए. केन एनर्जी ने मना कर दिया टू पे दिस टैक्स. उसने कहा कि ये जो आप टैक्स का डिमांड कर रहे हैं, दो ये टैक्स लाइबिलिटी आप बता रहे हैं, दिस इज इन वायलेशन ऑफ इंडिया यूके बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी दैट वाज साइंड इन 1994. तो इंडिया और यूके ने ऑलरेडी एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर रखी है कि कैसे हमारे देश में अगर कोई कंपनी यूके में जाके इन्वेस्ट करती है या यूके की कोई कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है तो उसके क्या क्या अधिकार होंगे, वो सब इस ट्रीटी में लिखा हुआ है. और केन एनर्जी ने कहा कि आपका ये जो टैक्स डिमांड है दैट इज इन वायलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रीटी. और इसी मैटर को लेकर के केन एनर्जी मूव्ड टू परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. आपको तो पता ही है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग के अंदर है, हम पहले भी कम से कम 5-6 दफ़ा तो न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग में है, ये दो अलग अलग एंटिटी, चाहे वो दो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो या कोई दो प्राइवेट इंटरप्राइजेज ही क्यों ना हो, उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करता है. और इसी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पहुंच गए केन एनर्जी, और उसने कंप्लेन कर दिया अगेंस्ट इंडियाज टैक्स अथॉरिटीज़. और अब जाकर के ये डिसीजन आया है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया का डिमांड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिमांड ऑफ दिस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स फ्रॉम केन एनर्जी इज़ अनफेयर. तो सरल शब्दों में कहें तो भारत के खिलाफ फैसला आया है. सबसे पहला डिबेट तो इस फैसले से ये निकल के आ रहा है कि कैसे कोई इंटरनेशनल एजेंसी हमारे देश की सरकार को उसके टैक्स पॉलिसी पे जजमेंट दे सकती है. हमारे देश की सरकार को हमारी पॉलिसीज़ पे जजमेंट तो बस सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, हमारा तो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है. सो कैसे हमारी सॉवरेनिटी को क्या ये हैम्पर कर रहा है? द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स दिस. लेकिन इसका जवाब भी सरल है. देखिए, इस आर्टिकल में बताया गया है कि दिस पर्टिकुलर केस इज़ नॉट जस्ट अ टैक्स इशू. बस ये टैक्स का मामला नहीं है, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इशू ऑल्सो. मोर इट इज एन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल अग्रीमेंट एज वेल. इंडिया और यूके ने अग्रीमेंट साइन की है, तो
उस अग्रीमेंट के हिसाब से ये मैटर को पीसीए में ले जाया गया है। ऑफ कोर्स इंडिया एज अ सोवरेन कंट्री वो मना कर सकता है, वो कह सकता है कि हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते और हमने 1994 वाला एग्रीमेंट हम नहीं मानेंगे, लेकिन उस केस में इंडिया की थोड़ी सी इंटरनेशनल स्टैंडिंग खराब होगी, इंडिया का जो क्रेडिबिलिटी है वो थोड़ा हैम्पर होगा। बट सोवरेनिटी इज ऑलवेज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट कैन डिनाई कि हम नहीं मानते, बट in that case it will have impact on India's stature in international forum. So the issue of sovereignty should not come in this particular case. It is a matter of international agreement and the government of India is or should follow this, but it is not bound to follow this given the sovereignty of the government of India. अब जरा देखते हैं कि इस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, ये आर्टिकल को मैं इतना डिटेल में इसलिए कवर कर रहा हूँ कि ये हाल फिलहाल में दूसरा बड़ा न्यूज़ है इस तरह का, जहाँ पे भारत सरकार की ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉ 2012 वाली, उस कारण से इंडियन सरकार को ये लॉस झेलना पड़ा है, इंटरनेशनल लेवल पे डिसग्रेस झेलना पड़ा है। 3 महीने पहले हमने वोडाफोन ग्रुप का भी केस डिस्कस किया था कि कैसे वोडाफोन के ऊपर भी इस तरह का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अप्लाई करके और भारत सरकार ने उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट कर दी थी, और उस केस में भी भारत सरकार की हार हुई थी। बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो टैक्स लाइबिलिटी है वोडाफोन के ऊपर दैट इज़ अनफेयर, और इस पर्टिकुलर केस में अब इंटरनेशनल लेवल पे पीसीए ने कह दिया है कि ये जो टैक्स लाइबिलिटी है वो अनफेयर है। तो ये बार बार ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ ऑफ 2012 न्यूज में आ रहा है, और इसी कारण से मुझे पूरा भरोसा है कि इससे रिलेटेड आने वाले एग्जाम्स में सवाल आएगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स ऑफ 2012 को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूं। फर्स्ट, इसका पहला नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है दैट इट इज़ हैम्परिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। जो आप रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से कानून बना देते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को हमेशा ही एप्रीहेंशन बना रहता है कि आज तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कल होकर के सरकार ने कानून बदल दिया और रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लगा दिया तो मैं क्या करूँगा। और इस कारण से इंडिया की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग पे भी असर पड़ सकता है, और इंडिया को कंडेम किया जाता है कभी कभार एज एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स टेररिज्म, कि हम टैक्स अथॉरिटीज़ हमारी ऐसी हैं वो टेरराइज करती हैं कंपनी को। इस तरीके के स्टेटमेंट्स कभी कभार इंटरनेशनल फॉरम्स में यूज किए जाते हैं। इसीलिए कंक्लूजन में आपको इस तरह का लिखना है कि देयर इज़ अ नीड टू ब्रिंग सम स्ट्रक्चरल चेंज इन द टैक्स लॉ ऑफ 2012। ये जो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ हमने लाया है इसको बदलने की ज़रूरत है। मुझे पूरा भरोसा है कि यूपीएससी नहीं तो एपीएससी में इस तरह का मेंस में सवाल आएगा, इसीलिए मैंने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है मेंस का। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन अ रिसेंट टैक्स डिस्प्यूट विद केन एनर्जी द इंटरनेशनल कोर्ट of Justice ruled against Government of India. Review the decision of the International Court of Justice and described the impact on India. इस टॉपिक से रिलेटेड इस क्वेश्चन का क्या कंक्लूजन हो सकता है वो भी मैंने आपको यहाँ देख कर रखा हुआ है, और आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। The next topic is taken from Assam segment. It is about Sati Sadhani Award of 2020. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. न्यूज़ काफ़ी सरल है। सती साधनी अवार्ड ऑफ 2020 हैज़ बिन कन्फर्ड टू सोशल वर्कर एंड एजुकेशनिस्ट मिनोती बोरठाकुर, और इस अवार्ड में अवार्ड के साथ साथ 2 लाख रुपए का कैश अवार्ड भी होता है। उसके अलावा एक अंग वस्त्र एंड साइटेशन दिया जाता है, मतलब एक आप समझो तो रिटेन अवार्ड दिया जाता है जिसमें मेंशन होता है कि ये पर्टिकुलर अवार्ड आपको 2020 का दिया गया, दैट इज़ नोन एज साइटेशन। मिनोती बोरठाकुर जी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सी इज़ अ रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम कॉटन कॉलेज। सी वॉज एक्चुअली HOD ऑफ फिलोसफी डिपार्टमेंट एंड सी रिटायर्ड इन 2006। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बारे में थोड़ा और समझ लो। सी हरसेल्फ वॉज अ कैंसर पेशेंट एंड सी स्ट्रगलिंग विद कैंसर फॉर लास्ट 27 ईयर्स, और इस कारण से इन्होंने कैंसर पेशेंट्स की मदद करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लाइफ में उठाया है, और पिछले 27 सालों से बाकी कैंसर पेशेंट्स को नॉर्थ ईस्ट में और बाकी पूरे दुनिया भर में वो मदद करती हैं थ्रू हर सेंटर मिनोती काउंसलिंग एंड मेडिटेशन सेंटर। तो ये सब बातें आपको जाननी चाहिए। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 286 to 288. Topic number 286 is about Amnesty International. It is a London-based NGO that was founded in 1961, whose objective is to ensure human rights and prevent its violation. This organization won Nobel Prize for Peace in 1977. Please attempt this question based on topic number 286.
Topic number 287 is about important personalities from Assam. Sayyida Anwara Taimur, first women chief minister of Assam from 1980 to 81. First non-Congress chief minister post-independence, Golab Bor Bora. First union cabinet minister from Assam, Fakhruddin Ali Ahmed. First women minister from Assam in union cabinet, Renuka Devi Bar Kokoti. First governor from Assam, Bisnuram Medhi. And first and only president from Assam, Fakhruddin Ali Ahmed. Please attempt this question that is based on this particular topic. Topic number 288 is offset policy of 2016. Offset policy is applicable on the foreign imports in defense, and for equipments to be imported from abroad, offset policy has been adopted in defense segment. इसके provisions क्या हैं? All those purchases above rupees 2000 crore that the foreign company has to ensure about 30% of the domestic value addition in India. सरल शब्दों में बोलें तो अगर 2000 करोड़ से ज़्यादा का अगर इंपोर्ट कर रही है भारत सरकार, तो जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है वो प्रोडक्ट, उसको 30% तक का अमाउंट इंडिया से ही सोर्स करना है. On the basis of this topic, we have given this question. Please attempt this and you can submit the answer in the comment section. Topic number 280. This is the answer of question number 283 to 285 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं. मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री आर द ओनली फंक्शनल रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका. दिस इज रॉन्ग because the two functionals are Maitri and Bharti, and it is actually the Dakshin Gangotri that had submerged in 1988. So the correct answer will be option D, none of the above. And both Rajaji and Jim Corbett National Park are in Uttarakhand. Absolutely right. Rajaji has highest number of elephants in India. This is wrong. Rajaji has highest number of elephants in Uttarakhand. So the correct answer will be option A, 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.